नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ अमर। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर डॉक्टर से बातचीत करेंगे और उन सवालों के जवाब जानेंगे जिनको लेकर आपके मन में अक्सर दुविधा रहती है। इसी के साथ ही कैसे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना है आपका स्वास्थ्य ताकि बेहतर रह सके। आज हम बात करेंगे गठिया या बाय रोग के बारे में। गठिया किस उम्र से शुरू होता है, कैसे शुरुआत होती है, गठिया या बाय के लक्षण क्या होते हैं, गठिया रोग कैसे ठीक हो सकता है, ये तमाम सवालात होंगे और हम डॉक्टर विमल कुमार जी से बातचीत करेंगे जो 15 साल से ऊपर एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले में। और यहाँ दर्शकों को बता दें कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल करें, सवाल पूछें और विमल साहब तमाम सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर विमल कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं। विमल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MS1 न्यूज चैनल पर। थैंक यू सो मच। विमल जी, आज का जो मुद्दा है वो गठिया और बाय को लेकर है। गठिया और बाय ये क्या अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही चीज है, इसके बारे में बताएं सबसे पहले। तो देखिए, ये जो बीमारी होती है गठिया या बाय की, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं आम लोगों के मन में। कई बार इसे सोचा जाता है कि यंग एज में गठिया बाय की बीमारी नहीं हो सकती है और कई बार सोचा जाता है कि ओल्ड एज में जो गठिया बाय की बीमारी हो रही है वो उम्र की वजह से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे जानना, ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके की गठिया बाय की बात कर रहे हैं। अगर कोई एल्डरली पर्सन है जिसकी उम्र 60 साल के ज्यादा है, तो 60 साल के बाद क्या होता है, वियर एंड टियर होते हैं जो एज के साथ होने वाली बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, जिससे जोड़ों की जो लाइनिंग होती है वो घिस जाती है जी। तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये उम्र के साथ होने वाली गठिया बाय की बीमारी है जो एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि हम 55, 60, 65 की उम्र की बात करें तो ये उनके अंदर देखी जाती है। अगर इससे पहले यंगर एज में इवन बच्चों के अंदर भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो गठिया बाय से जुड़े हैं, जैसे पेन हो रहा है जोड़ों के अंदर, सूजन आ रही है, उसके अंदर रेडनेस आ रही है जोड़ के आसपास, तो हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उम्र के साथ होने वाली गठिया बाय तो नहीं हो सकती। ये इसका मतलब कोई बीमारी है जो हो रही है और हमारे जोड़ों को खराब कर रही है। तो इसीलिए इस डिस्टिंक्शन को समझना जरूरी है। लेकिन आपने तो बिल्कुल ये जो कहा, ये तो बिल्कुल घबराने वाली बात है कि उम्र का इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन फिर भी कोई आंकड़ा इसको लेकर आया हो कि हाँ नौजवानों में ज्यादा हो रही है या फिर उम्र दराज लोगों में ज्यादा हो रही है ये समस्या? देखिए, जो इसकी उम्र का अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों से लेके 60, 70, 80 साल की एज तक भी बीमारी के रूप में भी हो सकती है ये, या एक कंडीशन के रूप में भी हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगा। जैसे अगर किसी को चोट लग जाए, जोड़ों की चोट लग जाए, और वो किसी भी उम्र में लग सकती है, यंगर एज में, ओल्ड एज में, और वो जोड़ उसका खराब हो जाए, तो उसके बाद भी उसके अंदर गठिया बाय की बीमारी डेवलप हो जाती है, पर ये पोस्ट ट्रोमैटिक है, यानी चोट लगने के बाद है। वहीं अगर किसी को बीमारी के रूप में हो रही है कि उसकी बॉडी में ऐसे डिजीज आ रही है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं में बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, जो लगभग 30-35 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो हमें एज ए डॉक्टर पता होता है कि ये बीमारी गठिया या बाय की बीमारी है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है या इससे मिलती जुलती और बीमारियां हो सकती हैं। लगभग 150 प्रकार की गठिया बाय की बीमारियां होती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 150 प्रकार की बीमारियां हैं। आम लोगों को 2-4 बीमारियों के नाम पता होते हैं, इसीलिए सही जानकारी होना ही इसका राइट ट्रीटमेंट है, राइट टाइम पर। लेकिन आप 150 तरह की बता रहे हैं, लेकिन वाकई ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम बात करें तो कुछ गठिया बाय की बीमारी ऐसी होती है जो सिर्फ एक जोड़ में रह जाती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूं कि लगभग 30-35 साल के मेल को, एक आदमी को अगर किसी पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है या घुटने के अंदर सूजन आ रही है, सिर्फ एक जोड़ के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है यूरिक एसिड की बीमारी की वजह से। अगर ये किसी व्यक्ति को शरीर पे स्किन की बीमारी है जो शरीर के एक ही हिस्से पे आती है, और हमें ऐसे डॉक्टर पता है कि ये बीमारी आगे जाके स्किन की बीमारी गठिया बाय में हो सकती है। उनकी आंतों से जुड़ी हुई बीमारी है, हम तो सोचेंगे कि ये आंतों से जुड़ी हुई बीमारी है या स्किन की बीमारी है, पर कहीं ना कहीं ये गठिया बाय की बीमारी से इसका पूरा लिंकेज होता है। अगर आपको जानकारी होती है तो आप इसको सही टाइम पे पकड़ सकते हैं और सही टाइम पे इलाज करा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? आप यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, आप उदाहरण दे रहे हैं,
आजकल जो जीवन शैली है लोगों की काफी व्यस्त हो गई है और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द खाना बनाए। इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे और कुछ कॉलर्स को भी लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जी। यूरिक एसिड को लेकर वाकई ये भी एक बड़ा कारण रहता है कि ये रोग उस दौरान होता है, और 30 से 40 उम्र का जो आपने गैप बताया है और ये उम्र की सीमा बताई है, एक चिंता का विषय है कि इसी उम्र में सबको हो रहा है सर। देखिए, इसमें कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं खाली, यूरिक एसिड क्या है कि जब हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो प्रोटीन का एक एंड प्रोडक्ट है जो बॉडी से निकलता है, उसे हम यूरिक एसिड बोलते हैं। तो या तो हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे नई जनरेशन में लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना पसंद कर रहे हैं हेल्थ के रीज़न से, पर ये जाने बिना कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और पानी का सेवन कम कर रहे हैं, जैसे इसकी रिकमेंडेशन है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए अगर आप हाई अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं। तो देखा जाता है कि जो लोग या तो प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं या फिर पानी कम पी रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है कि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलग भी कई बार जेनेटिक्स का रोल भी होता है, आनुवंशिकी भी होती है कि एक फैमिली से एक दूसरी फैमिली के अंदर, और कुछ केसेस में किडनी की डिजीज अगर है तो बॉडी सही तरीके से यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है। तो याद रखने वाली बात है कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं 3 से 4 लीटर से कम, और प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इन सारी सिचुएशन में आपको यूरिक एसिड की परेशानी हो सकती है। लेकिन बचा कैसे जाए डॉक्टर साहब, फिर ये बताएं ना। बचने के लिए हम नेचुरल डाइट रखें, डॉक्टर से कंसर्न करें, या फिर किस तरह की जीवन शैली अख्तियार करें? जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रोटीन खाना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डाइट का, उसको छोड़ना तो नहीं है, पर पानी का सेवन जो है उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 लीटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं पानी बहुत कम पीते हैं, जबकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट वाटर से बना है। इसी चीज से हम बच सकते हैं कि अगर हम प्रोटीन खाएं पर पानी का सेवन सही प्रकार से करें। कुछ कंडीशन के अपवाद होते हैं जहां डॉक्टर मना करते हैं कि हमें ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है तो, अदरवाइज पानी ज्यादा पीना चाहिए यूरिक एसिड से बचने के लिए। लाइफस्टाइल फिर कैसा रखे डॉक्टर साहब? हालांकि आप कह रहे हैं कि प्रोटीन इंटेक जो है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ मिथ ये भी है कि जितना आपका बॉडी का वेट है उतने ग्राम आप लीजिए। कुछ मिथ ये भी है कि पानी की मात्रा 3 लीटर हो, 4 लीटर हो, 5 लीटर हो, या फिर बॉडी अपने आप डिमांड करती है उतना आपको पानी पीना चाहिए। इस बारे थोड़ा समझाएं हमें, और ये भी बताएं लाइफस्टाइल फिर कैसा रखे लोग? देखिए, आपने अपने सवालों में ही कुछ कुछ जवाब दे दिए हैं कि जो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है वो तो आपको लेनी ही चाहिए, वो रिकमेंडेड है। वो अगर कोई अपवाद नहीं है तो ये तो सबके लिए सही है, पर उसके साथ लोग पानी पीने वाली चीज को सही तरीके से नहीं लेते हैं और कई सारी चीजों को मिक्स एंड मैच कर देते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं आपके हिसाब से प्रोटीन ले रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ, फिर भी हो रहा है, तो वो मैंने बताया आपको कि कुछ लोगों को आनुवंशिकी रूप से ये बीमारी होती है, वहां पर तो यूरिक एसिड की जो दवाई डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है उसे सही प्रकार से लेना चाहिए। अदरवाइज आपको प्रोटीन ज्यादा खानी ही चाहिए, पर आपको पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। वही डॉक्टर साहब, आपके करियर में पता नहीं कितने ही पेशेंट आए होंगे, आपने कितने ही लोगों को ठीक किया होगा, लेकिन एक चीज ये भी है कि गठिया जैसा लगता है लेकिन गठिया नहीं है। क्या इस तरह के केसेस भी आते हैं आपके पास? जी, आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है कि ये इस प्रकार की कंडीशन होती है या नहीं होती है। आजकल के रिसर्च में देखा गया है कि 90% इंडियंस को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जब तक आपको पहली बार ये डेफिशिएंसी होके सिम्टम्स नहीं आते, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। आपके शरीर में थकावट, आपके शरीर में जोड़ों में दर्द होना, आपको लगेगा कि मुझे कोई गठिया बाई की बीमारी हो गई है, पर असल में वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, दूसरे विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर एक रूटीन हेल्थ चेकअप का रोल आता है कि जहां पर साल में कम से कम एक बार आप कराएं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाएं और उनसे इसकी जानकारी लें कि कहीं मुझे विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है। दूसरी बात, थायराइड की वजह से बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जोड़ों के दर्द होते हैं, है वो थायराइड की बीमारी की वजह से। आपको लगेगा मुझे कोई गठिया बाई की बीमारी है। महिलाओं में पीसीओडी की बीमारी होती है, उसमें भी जोड़ों के अंदर दर्द होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी ढेरों कंडीशंस हैं जो आप एक डॉक्टर की सलाह से ही पता लगा सकते हैं कि मुझे गठिया बाई की बीमारी है या कोई एसोसिएटेड कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जोड़ों का दर्द हो रहा है। अगर किसी को संदेह है तो क्या वाकई इसके लिए अलग टेस्ट होते हैं या फिर डॉक्टर से कंसर्न करके ही इस चीज का पता चलता है सर? आइडियली तो डॉक्टर से ही सजेशन लेना चाहिए, अदरवाइज आप
गलत प्रकार के टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। इस पे क्या होता है कि हम 2 तरीके के टेस्ट कराते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जो रूटीन टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम कराते हैं। कुछ होते हैं जो स्पेसिफिकली गठिया बाय के होते हैं। तो रूटीन टेस्ट से भी हमें जानकारियां मिलती हैं और स्पेसिफिक टेस्ट से भी मिलती हैं। इसका सही आकलन तो एक डॉक्टर ही कर सकता है कि कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। फिर भी जैसे विटामिन डी की कंडीशन है, कुछ गठिया बाय के लिए टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक, जैसे ESR, CRP, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-CCP एंटीबॉडी, ANA, ये सब चीजें जो हम कराते हैं पेशेंट के साथ। पर सही है कि आप एक डॉक्टर की सलाह लेकर ही इन टेस्टों के लिए जाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और ब्रेक के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, और जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूं, नीचे नंबर चल रहा है, आप कॉल कीजिए और तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। और शो खत्म होने के बाद भी जो नीचे नंबर चल रहा है, आप तब भी कॉल करके इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। डॉक्टर विमल कुमार लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम सवालों के जवाब जो हैं आप सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं, और फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी आप सवाल अपना रखिए, तो उसका जवाब डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम गठिया रोग को लेकर बातचीत कर रहे थे, और संक्षेप में बताइएगा कि अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह कैसे ली जाए, अंग्रेजी दवा खाएं या फिर देसी दवा के माध्यम से चले? देखिए, आपने फिर एक बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। तो जब किसी को शक होता है कि मुझे कोई गठिया बाय की बीमारी हो सकती है लक्षण के आधार पे, तो सबसे सही तरीका होता है कि डॉक्टर के पास जाना। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपकी डायग्नोसिस का सही प्रकार से पता चलना, क्योंकि ये एक तीर सही निशाने पे लग गया तो मेहनत बहुत ज़्यादा बच जाती है, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी। सही दवाई खाने से बहुत ही सही टाइम पे इलाज हो जाता है। कई बार आप लेट कर जाते हैं इलाज करने में, तब तक जोड़ों की कंडीशन बहुत खराब होती है। आप भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट लेते हैं अलग अलग लोगों से, तब तक जोड़ खराब हो जाता है, तो आउटकम फिर बचता नहीं है। तो सही टाइम पे पता लग जाए, डायग्नोसिस बन जाए, तो ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं और बहुत सही प्रकार से दवाइयां हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जिनसे आप ठीक हो सकते हो। इसके टेस्ट क्या महंगे होते हैं सर? आजकल के ज़माने में इतने सारे ऑनलाइन कंपनीज हैं, अगर वहाँ से कराए जाए तो बहुत ही रीजनेबल पड़ते हैं। वैसे टेस्ट महंगे होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से आप लैब से भी करा सकते हैं अपने आसपास की, और बहुत सारे और भी माध्यम हैं। और सही पता चल जाए तो आप देखेंगे कि वो महंगा नहीं पड़ेगा, कि आपको पता है कि मुझे इतनी दवाइयाँ खानी है। एक आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि जो जॉइंट्स होते हैं वो घिस जाते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि देसी दवाओं के माध्यम पर रहते हैं, या फिर कुछ लोग सोशल मीडिया का जमाना है, वो वीडियो देख ली तो उसके सहारे रहे, डॉक्टर के पास नहीं गए, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गए। अब आप नुकसान भी बताइए, अगर लॉन्ग टर्म में ये समस्या आप झेल रहे हैं और इलाज नहीं करवा रहे हैं किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से, तो क्या और कितने खतरनाक नुकसान हो सकते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर सही लक्षण के शुरुआत में ही अगर आपने पता लगा लिया कि ये बीमारी इस प्रकार की गठिया बाय है, तो इलाज संभव है और हम उस जोड़ को खराब होने से शुरुआत में बचा सकते हैं। अगर आप किसी अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, तब तक आपका जोड़ पूरा खराब हो जाता है, तो वो किसी के लिए भी ठीक करने लायक बचता नहीं है। कुछ जोड़ जैसे घुटने और कूल्हे के अंदर तो अच्छे ऑप्शंस होते हैं रिप्लेसमेंट कराने के, पर ज़्यादा जोड़ों के लिए वो ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो अच्छा है कि शुरुआत में ही डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं, पहले ये पता लगा लें कि आप कौन सी वाली गठिया बाय का इलाज करा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दवाइयाँ ढेरों सारी हैं, और हाँ, इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। आप ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए लंबा इलाज चलाते हैं, तो आपको गठिया बाय के लिए भी लंबी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और वो दवाइयाँ इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट ना हो। बिल्कुल डॉक्टर विमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में समझाया हमें कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें रहती हैं। तो हम दर्शकों को कह रहे हैं, जो भी ये शो देख रहे हैं, अपनी डाइट अच्छी रखें। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि गठिया है, बाय है, तो डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर करेंगे तो आपके ज्वाइंट घिसेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।